हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th चैप्टर 6 साइंस फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिज़िकल एंड केमिकल। जैसा कि चैप्टर का नेम ही है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इस बात से हमें पता चलता है कि चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल चेंज क्या होते हैं। तो फिज़िकल चेंज आर चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनमें सब्सटेंसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम फिज़िकल चेंजेस बोलते हैं। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन दीज चेंजेस, यानी कि कोई भी नया सब्सटेंस इन चेंजेस में नहीं फॉर्म होता है। दीज चेंज में बी रिवर्सिबल, यानी कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना, टीयरिंग ऑफ पेपर और पेपर का फटना। अब ये सब फिज़िकल चेंजेस क्यों हैं? क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। जैसे कि जब हम शुगर को वाटर में घोल देते हैं तो इसे हम एक प्रोसेस के द्वारा, अब उस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस प्रोसेस के द्वारा हम शुगर को उसी फॉर्म में तो नहीं, लेकिन शुगर को वापस पा सकते हैं। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जब तक स्विच ऑन है तब तक ही बल्ब जल रहा है, लेकिन जब हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। टीयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि अगर पेपर फट जाता है तो पेपर को हम दोबारा चिपका भी सकते हैं। केमिकल चेंजेस आर चेंज इन विच द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस गेट चेंज, यानी कि केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जिनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंसेस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस, यानी कि केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम दूध में छाछ मिला देते हैं तो इससे क्या होता है? इससे दही की फॉर्मेशन होती है। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज है। तो दिस चेंज इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, तो ये परमानेंट होती है। जैसे कि हमने मिल्क और इस मिल्क में छाछ मिला दी तो इससे क्या होगा? दही की फॉर्मेशन होती है। अब हम इस दही को दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वे इसलिए इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि अगर कोई कैंडल जल रही है तो ये केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंज है। पर ये केमिकल चेंज है क्यों? तो जब कैंडल जलेगी, अब ये कैंडल जल रही है तो अब इससे क्या होगा? स्मोक, नए सब्सटेंसेस निकले जलने से, CO2, ऐश। अब ये नए सब्सटेंसेस निकले किसके जलने से? बर्निंग ऑफ कैंडल के जलने से। तो ये नए सब्सटेंसेस जब बर्निंग से निकल रहे हैं तो ये किस प्रकार का चेंज है? तो ये केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन, ये अब ये केमिकल चेंज है। अब ये हम जान चुके हैं कि यह केमिकल चेंज क्यों है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कंबस्चन, यानी कि आग लगना। रस्टिंग, रस्टिंग तो एक जनरली केमिकल रिएक्शन है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस, जब हमारी इंडाइजेशन हो जाती है तो यह भी एक प्रकार का, डाइजेशन की प्रोसेस भी एक प्रकार की केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार की केमिकल चेंज है, क्योंकि इस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्राप्त करते हैं। जब इन्होंने इस प्रोसेस किया तो नया प्रोडक्ट निकला, वो क्या था? फूड ऑफ प्लांट्स। तो ये कौन सा चेंज हो गया? ये हो गया केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन, किसी चीज़ का सड़ना, तो सड़ने से स्मेल प्राप्त होती है, तो स्मेल एक नया सब्सटेंस फॉर्म होती है। स्मेल नई सब्सटेंस
हमें प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार का चेंज है? केमिकल चेंज। बेकिंग, किसी चीज़ को पकाना भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अब हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग की प्रोसेस के बाद, रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है इसके बाद क्या होता है, आयरन पर रेडिश ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। अब हम देखेंगे कुकिंग ऑफ फूड का पकना। अब ये कैसे केमिकल चेंज है? तो कुकिंग कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो कुकिंग ऑफ फूड है, तो इससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये पहले तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती हैं तो जब इन्हें ये कुक हो जाती हैं तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। कुक्ड फूड इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट देन अनकुक्ड फूड। जो कुक्ड फूड होता है उसे हम अनकुक्ड फूड से अच्छा डाइजेस्ट कर सकें। तो अब हम देखेंगे डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का सड़ना, यह भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम्स which break down complex organic compounds into smaller substances। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं वे कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज हो जाती हैं। अब वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जब ये स्मॉलर कंपाउंड्स में चेंज होती हैं, तो इसी प्रोसेस ये जो चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, उनके एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फिर वो चेंज हुए स्मॉलर सब्सटेंसेस में। तो ये कैसा चेंज हुआ? तो ये एक केमिकल चेंज हुआ। इट आल्सो रिगार्डेड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि रस्टिंग की वजह से बहुत नुकसान होता है। अब रस्टिंग की वजह से नुकसान क्या होते हैं? तो कई शिप्स होती हैं, पानी के जहाज़ होती हैं, जब वे पानी में चलती हैं तो सॉल्ट होता है, सी वाटर सॉल्ट होता है। तो इससे क्या होता है, जो शिप का जो निचला भाग होता है वो रस्ट हो जाता है, और इससे बहुत ही ज़्यादा शिप्स का नुकसान होता है। और कई चीज़ें जैसे कार्स और हैमर्स, ट्रेन्स तो वैसे भी रिसाइकिल की जा सकती हैं, और भी एक्सेट्रा, और भी कई सब्सटेंसेस हैं जो रस्ट हो जाती हैं हर साल। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है। तो अब इससे रस्टिंग की प्रोसेस से हम बचें कैसे? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रस्टिंग की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रस्टिंग की प्रोसेस के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस ज़रूरी हैं। तो O2 प्लस वाटर, ये चीज़ें अगर मिक्स हो जाती हैं तो रस्टिंग की प्रोसेस फॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं कि वाटर ही हो, वाटर वेपर, अगर वाटर वेपर की फॉर्म में और O2 है तो ये रस्टिंग की प्रोसेस है। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कैसे होता है। तो है पेंटिंग के द्वारा किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट में अगर हम उस पर पेंट कर देते हैं तो हम रस्टिंग की प्रोसेस से आयरन को बचा सकते हैं। ऑयलिंग और ग्रीसिंग की प्रोसेस से भी हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा भी हम आयरन को रस्टिंग की प्रोसेस से बचा सकते हैं। बाई गैल्वनाइजेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा भी हम आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। बाई एलॉइंग की प्रोसेस को हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे गैल्वनाइजेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम आयरन पर क्रोमियम
क्रोमियम या फिर जिंक की लेयर डिपॉजिट करते हैं। तो इस प्रोसेस रस्टिंग की प्रोसेस से बचाने के लिए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। Some substances can be obtained in pure state from their solutions by crystallization. कुछ सब्सटेंसेस हम उसकी प्योर स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं उसके सॉल्यूशंस द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना है? टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देनी है। कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें डालनी है। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें वाटर को हीट करना है। अब कब तक हीट करना है? तो जब तक वो बॉयल होना ना शुरू कर दे जब तक हमें उसे हीट करना है। और तब तक जब वह वाटर हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तब तक उसमें हमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते रहना है। और जब तक ऐड करना है जब तक और ज़्यादा कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड ना हो। फिल्टर द सोल्यूशन। अब जब वो जो वाटर है वो गर्म हो जाता है और उसमें हम कॉपर सल्फेट मिक्स कर देते हैं तो हम उस सोल्यूशन को फ़िल्टर करें। फ़िल्टर करने के बाद उस सोल्यूशन को हमें ठंडा रखना है। ठंडा रखने के बाद जब जो सोल्यूशन है वो ठंडा हो रहा है तो उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक वो कूल ना हो जाए। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट टेक इट मोर टाइम। कुछ समय बाद हम देख सकते हैं जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं। अगर हमें वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नहीं दिख रहे हैं तो हमें कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, कुछ कॉपर सल्फेट का पाउडर भी ऐड किया। तो इससे क्या होगा? कुछ समय बाद क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं किसके? कॉपर सल्फेट के। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।